आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आंसर स्टडी पॉइंट में। आज दोस्तों आज बताने वाले हैं प्राचीन भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। आज बताऊंगा कि प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसके बारे में हम जानेंगे। जो छात्र हिस्ट्री ऑनर्स रखे हैं वो छात्र इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको 5 क्वेश्चन बताऊँगा जिससे 100% है कि 3 या 4 क्वेश्चन तो आना ही आना है बीए पार्ट 1 के लिए। जो बीए पार्ट 1 में है उन सभी बच्चों के लिए ये 5 क्वेश्चन जो आज मैं आपको बताऊंगा उसके साथ आंसर भी प्रोवाइड करूंगा। तो ये बहुत ही मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है दोस्तों, तो पूरी वीडियो को देखना और अच्छे से देखना। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि सिंधु घाटी की आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक दशाओं का वर्णन करें। अथवा में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के सामाजिक जीवन एवं धार्मिक विश्वासों का वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन है। इसका आंसर ये है कि प्राचीन काल में भारतवर्ष को सोने की चिड़िया के नाम से संबोधित किया जाता था। सोने की चिड़िया से तात्पर्य हमारे देश की आर्थिक संपन्नता से था और धन स्वैप से परिपूर्ण हमारे देश पर विदेशियों की आंख लगी रहती थी। यही कारण है कि प्राचीन काल में सिकंदर महान, मध्यकाल में मोहम्मद गजनवी, नदरिश शाह एवं तैमूरलंग तथा आधुनिक युग में डच, फ्रांसीसी एवं अंग्रेजों ने हमारे देश पर या तो आक्रमण करके या व्यापार के माध्यम से हमारे सोने की चिड़िया को उड़ाकर अपने यहाँ ले आया। तो इसका अब पॉइंट बाय पॉइंट हम ये करेंगे। ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन होगा। ठीक है दोस्तों, लॉन्ग क्वेश्चन ये होता है। तो नंबर 1 में उत्पादन कृषि। ये जो है उत्पादन कृषि। सिंधु घाटी की सभ्यता की आर्थिक संस्कृति का पृष्ठधारा तैयार करने में कृषि ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। वास्तव में संदैव सभ्यता के लोगों के जीविकोपार्जन का सर्व प्रमुख साधन कृषि था, अभी भी कृषि है। ठीक है दोस्तों, जिसका स्थान कालांतर एवं वाणिज्य एवं व्यवसाय के कार्मिक विकास ने लिया। अधिकांश लोग कृषि कार्य में ही लगे हुए थे। खेतों की उर्वरता एवं सिंचाई का समुन्नत प्रबंधन होने के कारण पैदावार अच्छी होती थी। यद्यपि खुदाई से हल जैसे मौलिक यंत्र नहीं प्राप्त हुआ, तथापि यह कहा जा सकता है कि एक ही उन्नत की कृषि व्यवस्था के लिए वहाँ के लोगों कर लकड़ी के बने हलों का प्रयोग अवश्य करते थे। आज के ज़माने में जो कि ट्रैक्टर का चलता है, ट्रैक्टर तो पहले के ज़माने में जो है लकड़ी का हल का इस्तेमाल होता था, अभी भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो पुनः उत्खनन के सिंचाई के लिए प्रयुक्त जाने वाली नहर, नलकूप या अन्य कोई औजार नहीं प्राप्त हुए। ऐसे परिस्थिति में वर्षों की प्रचुरता होने के कारण एवं नदियों तटों पर कृषि कार्य होने से उन्हें सिंचाई के साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती होगी। खुदाई से बांध के अवशेष प्राप्त हुए और अनुमानतः बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ आने से पहले ही मुख्य फसल उगाकर काट लिया जाता था। पुनः बाढ़ का पानी हटने के बाद शीघ्र ही फसल को बो दिया जाता था, जबकि अन्य फसल को बाद में सुरक्षित खेतों में उपजाया जाता था। ठीक है, प्राय सिंधु घाटी के किसान हर प्रकार के अनाज का उत्पादन करते थे, किंतु यह उल्लेखनीय है कि उन दिनों भारतीय भूमि पर जैसे और गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता था, लोग अनाजों के अतिरिक्त विभिन्न तरह के फल, दाल एवं सब्जियां भी उपजाऊ किया करते थे। ठीक है दोस्तों, तो अब इसका पहला पॉइंट तो हो गया। अब आते हैं दूसरे पॉइंट में। दूसरा जो है पशुपालन। संदैव घाटी में आर्थिक दृष्टिकोण से पशुपालन का बड़ा महत्व था। उनके पालतू पशुओं में भैंस, बैल, सुअर, गाय, भेड़, हाथी, ऊंट, बकरी, गधा, कुत्ता आदि प्रमुख थे। ये जानवर किसी न किसी रूप में उनके जीवन उपयोग थे और कई परिवार इन पशुओं को पाल कर ही अपना जीवन को चलाते थे। सिंधु घाटी के लोग बिल्ली, नेवला, बंदर, खरगोश, मोर, तोता, गिलहरी, मुर्गी, हिरन, उल्लू आदि को भी पालते थे। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट में यही था, तो यही हमको लिख देना है। तो हो गया इसका पूरा आंसर। और इसमें और एक पॉइंट है कि वहाँ के लोग जो है पशुपालन के लिए बहुत ही दिलचस्प रखते थे, पशुपालन और खेती करने में। ठीक है दोस्तों, कुछ अपने से भी पॉइंट जोड़ना पड़ेगा उसमें। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन ये है कि वैदिक सभ्यता के सामाजिक जीवन का वर्णन करें। वैदिक सभ्यता के सामाजिक जीवन का वर्णन करें। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर ये है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के अवसान के पश्चात आर्यों ने भारतीय भूमि पर जिस सभ्यता का बीज रोपण कर उसे
पल्लवित एवं पुष्पित किया। उसमें हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के त्रिगवेद या पूर्ण वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। वैदिक काल में प्रथम भाग में त्रिगवेद काल कहा जाता है, क्योंकि इस काल की जानकारी के लिए त्रिगवेद ही सबसे प्रमुख स्रोत माना गया है। त्रिगवेद की रचना काल 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इसमें देवताओं की स्तुति से 10,462 श्लोकों एवं चर्चाएं हैं। भारत में वैदिक आर्यों की सभ्यता के लिए त्रिगवेद की सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है। त्रिगवेद सभ्यता की भारतीय इतिहास की अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस सभ्यता का सृजन उन दिनों में के संपन्न संदेव प्रदेश पंजाब तथा सरस्वती नदी के आसपास में ही हुआ था। त्रिगवेद की सभ्यता की सामाजिक दशा का अध्ययन निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत किया जाता है। नंबर 1 है पारिवारिक जीवन। ठीक है दोस्तों, नंबर 1 पारिवारिक जीवन, थोड़ा इसके बारे में ही जान लेते हैं। त्रिगवेद सभ्यता के सामाजिक संगठन का आधार परिवार होता है। ठीक है, त्रिगवेद सभ्यता के सामाजिक संगठन का आधार परिवार होता है। समानता, परिवार के पैतृक या पितामह परिवार का प्रधान होता है। पैतृक या पितामह परिवार का प्रधान होता है। पिता के निर्धरोपण यानी कि उसके मर जाने के बाद ज्येष्ठ पुत्र गृहपति होता है, यानी कि गृह समझते हो ना, गृहपति होता है। पुत्रहीन होना जीवन का अभिशाप समझा जाता था। जो प्राचीन काल त्रिगवेद काल है, उस समय जो विधवा होता था तो उसको बहुत बुरी नज़र से देखा जाता था, अभिशाप माना जाता था। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा जान लिया पारिवारिक जीवन के बारे में। अब फिर दूसरा पॉइंट में जाते, तो इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। ये त्रिगवेद के बारे में अभी पढ़ाया जाता है, त्रिगवेद। ठीक है, तो त्रिगवेद में स्त्रियों की दशा क्या थी, क्या हालत थी उन लोगों का, और उन लोगों के साथ क्या सलूक होता था, क्या उनके साथ उसको क्या क्या करना पड़ता था, इसमें बताएंगे। ठीक है, तो त्रिगवेद समाज यद्यपि प्रतीक सत्तात्मक था, किंतु फिर भी यह स्त्रियां सम्मानीय दृष्टि से देखी जाती थी। बहुत हद तक उन्हें पुरुषों के समान ही समस्त सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। जैसे पुरुषों को अधिकार प्राप्त था, वैसे ही उन लोगों को अधिकार प्राप्त था। ठीक है, पर्दा प्रथा तथा नामो निशान नहीं था। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में स्त्रियों ने अपने पति के बाएं और अवश्य ही बैठती थी, यानी कि कंधे के बाएं और अवश्य ही बैठती थी, अन्यथा यह अपूर्ण एवं अप्रवृत्त समझता था। साथ ही तत्कालीन स्त्रियों की सार्वजनिक क्रियाकलापों में शामिल हो सकती थी। वह जनसभा को भी संबोधित कर सकती थी। उन्हें अपने मायके एवं ससुराल में कुछ आर्थिक अधिकार भी प्राप्त थे। इस तरह हम देखते हैं कि पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों को समाज में महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त थे। यहाँ तक कि कुछ क्षेत्रों में उन्हें तो पुरुषों को पीछे छोड़ दिया था। लोग स्त्री शिक्षा पर पर्याप्त बल देते थे। त्रिगवेद में हमें घोषा, लोसा मुद्रा, अपाला ठीक है दोस्तों, तो यही था। अब बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन में।